कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखा जाए कि आपको अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखना चाहिए था, जिससे पूर्ण अंकों की प्राप्ति होती। ना, आइए देखा जाए एक-एक प्रश्न आपका हल किया जाए, जिससे अगली परीक्षा जब आपकी हो, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना चाहिए ताकि पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। ये तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा थी। त्रैमासिक परीक्षा में आपने जो भी अंक प्राप्त किया, इसके बाद आपकी छमाही परीक्षा होगी। हाफ ईयरली एग्जाम जब होगा, तो उसमें आपको पूरे अंकों की प्राप्ति हो। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली परीक्षाओं में आपको अंक सर्वाधिक प्राप्त हो सकें। और अपने क्लास के ग्रुप पे भी शेयर कर लीजिए, जिससे आपके सहपाठियों को, प्रेम मित्रों को भी इसका लाभ हो सके। देखिए, पहला प्रश्न आपका है और इसी तरह से आपको भी अपनी कॉपी हल करनी चाहिए, जिससे पूर्ण अंक आपको प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति विकल्प आपके पेपर में है ही, लेकिन फिर भी आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना चाहिए। जो उसमें विकल्प हो वो विकल्प डालिए और विकल्प के साथ साथ जो आपका आंसर है वो आप लिखिए। यहाँ आपका आंसर सही हो जाएगा 1789। दूसरा आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसके लिए आपको आंसर लिखना चाहिए कि आपका विश्व में, यानी आपसे तात्पर्य भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपका अगला प्रश्न है तीसरा कि सुएज नहर को कब खोला गया था? तो सुएज नहर 1869 को खोला गया था। विकल्प में आपका 65 भी दिया गया है। तो यदि ये 65 भी दिया गया है तो कुछ अंश माने गए हैं, तो इसलिए, लेकिन आपका सही जो है वो 1869 को ही सही माना गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या क्या है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। जिन लोगों ने 395 लिखा है उनका एकदम सही है और उन्हें पूर्ण अंक भी मिले हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1905 में। इसी को शानदार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न आपका है कि रबी की फसल, यानी जो रबी की फसल है उसमें क्या क्या बोया जाता है? तो आप जानते हैं कि रबी की फसल में चना, गेहूं, जौ, ना, और फिर खरीफ की फसल में धान, और जायद की फसल में, जिसे आप नगदी फसल कह लेते हैं, उसमें ककड़ी आदि बोई जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि टाइड क्या था? टाइड क्या था? तो इसके लिए क्या आपका आंसर होगा? यदि आपके अगले प्रश्न की बात कही जाए, 8वें प्रश्न की, तो 8वें प्रश्न में देखिए लिखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा के लिए आपने एक ट्रिक पढ़ी थी कि मित्र पर गमछा, ना, तो मित्र पर गमछा में उड़ीसा आपका नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आपका नहीं पूछा गया है। तो उड़ीसा लिखा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो वर्ष 1917 में अक्टूबर की क्रांति भी हुई थी और फरवरी की भी क्रांति हुई थी। अक्टूबर की भी क्रांति हुई थी और फरवरी की भी क्रांति हुई थी, इसलिए ये आपके दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सन 1917 की रूसी क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो ये आपका सही है और ये कहाँ है? पेट्रोग्राद। अगला प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, ना, जनता द्वारा शासन है, इसका कथन है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन। तो ये आपका
सही हो जाएगा। अगला है भारत का दक्षिणतम पड़ोसी देश कौन सा है? कौन सा पूछा जा रहा है? दक्षिणतम। तो दक्षिणतम में यानी दक्षिण में कौन सा है आपका? तो श्रीलंका, यानी ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है पालमपुर की गैर कृषि क्रिया नहीं है, यानी पालमपुर में गैर कृषि क्रिया नहीं है ना, पालमपुर की गैर कृषि क्रिया नहीं है। तो गैर कृषि क्रिया, यदि कृषि क्रिया पूछी जाती तो आपकी खेती सही हो जाती, लेकिन यहाँ गैर कृषि क्रिया नहीं है। यहाँ पूछा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, गैर कृषि क्रिया नहीं है, गैर कृषि क्रिया नहीं है, तो आपकी यहाँ खेती सही हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न आपका घुमाया गया है। अगला प्रश्न है कि आतंक का राज कब से कब तक माना जाता है? जो आतंक का राज है वो कब से कब तक माना जाता है? तो उन 1793 से 1794 तक आपका ये माना जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक माना जाता है, और ये भी आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की यदि बात कही जाए कि अगला कौन सा प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो अगला प्रश्न आपका है कि पालमपुर में, पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने थे? तो हाई स्कूल आपके एक थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में कितने अनुभाग थे? तो आपके 4, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है मनुष्य को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मनुष्य को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपको कितने प्राप्त हैं? तो 6। अगर ये आपसे पूछा जाए कि कितने प्राप्त थे, तो हो जाएंगे 7। ये प्राप्त थे और ये वर्तमान में है, यानी ये वर्तमान में आपका है और ये थे आपके, लेकिन यहाँ पूछा गया प्राप्त हैं, तो यानी आप 6 आप लिखें तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देख लिया जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका लघुत्तरी प्रश्नों में यदि कहा जाए कि लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से आपके पूछे गए थे, तो एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि मेरी एंटोइनेट कौन थी? तो कौन थी? ये लुई सोलामा की पत्नी थी, और लुई सोलामा कहाँ के राजा थे? तो फ्रांस के राजा थे, तो ये भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला है भारत में मतदाता की पहले आयु कितनी थी? तो पहले आयु कितनी थी? 21 वर्ष। अच्छा, आपसे यही यदि ये भी आप जान लीजिए कि वर्तमान में कितनी है? तो 18 वर्ष है। वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष की गई है ना। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य थे, यदि आप ये भी लिख देते हैं तब भी आपको पूर्ण अंक मिलते हैं। तो ये यहाँ पे पूर्ण लिखा गया है कि कौन कौन से राज्य थे, इसलिए आपके ये सही हो जाते हैं और ये आपके 1 नंबर प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर इसलिए आपको यहाँ मिलता है क्योंकि ये आपके अति लघुत्तरी प्रश्न से पूछा गया था, और अति लघुत्तरी प्रश्नों के लिए आपके पेपर में सिर्फ 1 ही अंक ही दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? यानी जो भारतीय संविधान है उसे 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? 26 जनवरी को ना लागू करके किसी अन्य दिन लागू किया जाता, लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? आंसर में आपको लिखना है, ये आपके जितने भी प्रश्न हैं अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसलिए आपको छोटे ही लिखने चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी
को याद रखने के लिए ही हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को ही इसे लागू किया गया था। अगला आपका प्रश्न है कि गैर कृषि क्रिया का अर्थ है कृषि से संबंधित ना होना। पालमपुर की कुल जनसंख्या 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लिप्त थी। गैर कृषि कार्यों में लिप्त। अब यहां से आपका शुरू हो जाएगा लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्नों के जो आंसर होंगे वो आपको क्या लिखने चाहिए। तो आपका यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था जो निम्नलिखित हैं। प्रथम स्टेट ना, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए, इन्हें पादरी वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पादरी वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ग चर्च चर्च के विशेष कार्य को करता था। इन्हें जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, जैसे राज्य को देने वाले करों से इन्हें छूट प्राप्त होता था तथा ये साधारण जनता पर टाइद नामक कर लगाते थे। कौन सा कर लगाते थे? टाइद नामक धार्मिक कर लगाते थे। इनका जीवन भोग से परिपूर्ण था। भोग का तात्पर्य है भोग विलास से परिपूर्ण था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका है कि द्वितीय स्टेट, इन्हें कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता था। किस वर्ग के नाम से जाना जाता था? कुलीन वर्ग के नाम से जाना जाता था तथा इन्हें भी राज्य को देने वाले करों से छूट प्राप्त थी। राज्य देने वाले जो कर थे उन्हें इन्हें भी छूट दी गई थी तथा ये साधारण जनता पर सामंती कर लगाते थे। इनका जीवन सुखमय था। तीसरा स्टेट क्या था? तृतीय स्टेट, इन्हें साधारण जनता के नाम से भी जाना जाता था। इन इनके व्यापारी, मजदूर, ना भूमिहीन किसान सम्मिलित थे। इन्हें राज्य के सभी करों को चुकाना पड़ता था। इनका जीवन अत्यंत कष्टकारी था। कैसा था? कष्टकारी था। अगला प्रश्न है कि उदारवादी, परिवर्तनवादी तथा रूढ़वादी समर्थकों के विचारों का वर्णन कीजिए। यानी जो उदारवादी लोग थे और परिवर्तनवादी थे तथा रूढ़वादी जो समर्थक थे उनके कौन से विचार थे। तो उदारवादी, सामाजिक परिवर्तनों के समर्थकों में से एक समूह उदारवादियों का था जो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को एक समान अधिकार प्राप्त हो। उदारवादी सरकार के समर्थक अपने अधिकारों की मांग करते थे। अगला, परिवर्तनवादी क्या चाहते थे? इस समूह के लोग देश के जनसंख्या के बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। यानी बहुमत से सरकार चलाना चाहते थे। ये उदारवादी के खिलाफ थे। यानी जो उदारवादी थे उनके ये खिलाफ थे तथा ये शुरुआत से ही समान में थोड़ा परिवर्तन समाज में थोड़ा परिवर्तन चाहते थे। ये महिलाओं को मत देने के पक्ष में नहीं थे। यानी ये चाहते थे कि महिलाओं को मत देने का अधिकार ना हो। तो उदारवादी, परिवर्तनवाद के पश्चात आइए देखा जाए कि रूढ़वादियों के क्या विचार थे। तो रूढ़वादी, यह समूह उदारवादी तथा परिवर्तनवादी दोनों से भिन्न थे। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। 18वीं सदी तक समाज में परिवर्तन के विरोधी थे, परंतु 19वीं सदी के आते आते ये मानने लगे थे कि समाज में परिवर्तन जरूरी है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा आपकी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही प्रश्न आपके विकल्प में भी दिया गया था, जिसमें एक विकल्प के रूप में उड़ीसा को रखा गया था और आपसे पूछा गया था कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आइए चौथा प्रश्न देखा जाए जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो लोकतंत्र की कौन-कौन सी विशेषता हैं? पहला, जनता का शासन, ना? यानी जनता किस प्रकार से अपना शासन निर्धारित करती है, तो जनता के बारे में आप दिखा दीजिए। दूसरा, जनता का यानी जनता की कैसी प्रभुत्व है? लोकतंत्र में जनता लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। जनता ही शक्ति का स्रोत होती है। वर्तमान सभी लोकतांत्रिक देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें अंतिम निर्णय शक्ति लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होती है, यानी मतदान के द्वारा। अगला, आगे क्या लिखना चाहिए आपको? जनता का हित, यानी सरकार जनता के हित को सोचे, ना? समानता के सिद्धांत पर आधारित, यानी सरकार जो हो वो समानता के अधिकार पर आधारित हो। वयस्क मताधिकार, हम्म, यानी मताधिकार का अधिकार सबको प्राप्त हो। दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सरकार के द्वारा ही कराया जाता है और वह लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। आपको इन पॉइंटों को दर्शाना है, ना कि लिखे हुए शब्दों को दर्शाना है। लेकिन यदि आप इतना भी दर्शाते हैं तब भी आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं है, जिनसे आपको पूरे अंकों की प्राप्ति होगी। इतने इतने पॉइंट आपको दर्शाने चाहिए, ना? कानून का माननीय रूप, यानी कानून का कौन सा माननीय रूप है? स्वतंत्रता पर आधारित कानून, ना? तो कितने पॉइंट दर्शाए गए हैं, आपको भी ऐसे ही पॉइंट दर्शाने चाहिए। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि भारत के संविधान की उद्देशिका क्या थी? देखिए, बच्चे ने कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या थी, कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी बनाने के लिए, ना? आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न कौन सा आपके दीर्घ में दिया गया था। तो दीर्घ प्रश्नों के बारे में देख लिया जाए और आपको कितने आंसर लिखने चाहिए, किस प्रकार से, ये भी देख लिया जाए। यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए कि फ्रांस की कौन से क्रांति के कारण थे। देखिए, पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा राजनीतिक कारण, यानी राजनीतिक कारण कौन थे? तो फ्रांस के शासक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे। वे राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। वे प्रजा के हित अहित सुख दुख की चिंता न करके उन पर नए नए कर लगाते थे, ना? तथा कर के रूप में वसूले गए धन को विलासिता के जीवन में खर्च करते थे। तो इसके बाद आपको क्या लिखनी है? इसके बाद आपको दर्शानी है कि सामाजिक कारण, सामाजिक कारण के बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या थे? समाज के द्वारा कई युद्धों में भाग लेने के, ना? फ्रांस के द्वारा कई युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी सामाजिक आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी, ना? राज दरबार, किसान, शौकत तथा उच्च वर्ग के जीवन पर धन खर्च किया जाता था। जो लोग देने में सक्षम थे उनको मुक्त रखा गया था, वैसे साधारण जनता से कर वसूला जाता था, ना? तो ये सामाजिक कारण और आर्थिक कारण के पश्चात आपको लिखना चाहिए, ना, लेखकों और दार्शनिकों के विचार, यानी लेखकों और दार्शनिकों के क्या विचार थे जिसके कारण यह क्रांति हुई, और तत्कालिक कारण क्या था। सबसे यदि मेन कहा जाए, सबसे प्रमुख कहा जाए तो आपके ये तत्कालिक कारण थे। तत्कालिक कारण होने के नाते तत्कालिक कारण को ही प्रमुखता देनी चाहिए और तत्कालिक कारण को लिखना चाहिए, ना? स्टेटस जर्नल द्वारा अधिवेशन बुलाया जाना फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था। 14 मई 1700 को अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई। फ्रांस में क्रांति को बारूद तैयार हो गया था और इस अधिवेशन ने चिंगारी का कार्य किया। फलस्वरूप 5 मई 1700
1989 को क्रांति का विस्फोट हो गया ना। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे 9 अंक प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी पालमपुर की गैर कृषि क्रिया क्या थी। तो आइए इसका देखा जाए कि गैर कृषि क्रिया में आपको क्या लिखना चाहिए ना। तो गैर कृषि क्रिया का तात्पर्य है कि जो कृषि से संबंधित ना, गैर कृषि क्रिया। फिर जैसे दूध, विनिर्माण कार्य ना, विनिर्माण कार्य के बाद आपको लिखना चाहिए दुकानदारी, परिवहन ना। इस प्रकार से अपने अपने आंसरों को आपको देना चाहिए। अगले प्रश्न में आपके टाइमलाइन के प्रश्न दिए गए हैं। तो टाइमलाइन में आपके कौन से प्रश्न थे और उनका आंसर आपको किस प्रकार देना चाहिए, तो ये देखा जाए। तो ये आपके टाइमलाइन के प्रश्न थे। वैसे आपकी परीक्षा में टाइमलाइन 9th की परीक्षा में नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको दिए इसलिए गए थे ताकि वो अच्छे से आपको याद हो सके। और जब आप इतिहास, अगली परीक्षाओं में इतिहास आपके विषय होंगे तो वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। तो पहला प्रश्न था कि 9 दिसंबर 1946 तो क्या हुआ था। तो क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दूसरा प्रश्न आपसे है कि 1914 और 1918 में क्या हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में और 1918 में समाप्त हुआ था। अगर ये आपसे कभी दूसरा विश्व युद्ध पूछा जाए कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। दूसरा आपको एक ही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1789 ईस्वी में देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी, लेकिन वहीं यदि आपसे कह दिया जाए 14 जुलाई 1789 क्या हुआ था, तो बास्तिल जेल का पतन हुआ था। अगले आपके यहाँ मानचित्र पूछे जाते हैं। तो मानचित्र में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो आपको आगरा दर्शाना चाहिए। वह स्थान जहाँ भारत की राजधानी है, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ भारत की राजधानी है, तो वो है आपकी दिल्ली। यानी इन प्रश्नों को आपको दर्शाना चाहिए। अपने मानचित्र में भी इसी प्रकार से आपको अपने प्रश्न दर्शाने हैं, वहाँ लिखने हैं और लिखने के बाद अपने प्रश्न का आंसर भी अपनी कॉपी में आपको देना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको चाहिए कि आप सभी इसी तरह की शानदार वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं और अपनी परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके, क्योंकि अगली आपकी परीक्षा में सर्वाधिक अंक आपको प्राप्त हो सके, सर्वाधिक अंकों के साथ आपके अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह वीडियो समाप्त किया जाए। अगली वीडियो में आपकी अगली परीक्षा की चर्चा की जाएगी।